हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट 2024-25 की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आईसीटी यूनिट को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स होती हैं। तो 10 में से एक यूनिट आपकी ये आईसीटी भी है। तो आईसीटी में कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट वायरस से रिलेटेड, मालवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज एक और टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए, थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। आईसीटी के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पेपर 1 आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां से कि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग काफी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं जो नए पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी होता है कि जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अब जो हम बात करने वाले हैं वो है मेमोरी से रिलेटेड। कंप्यूटर की मेमोरी, हमने वायरस वगैरह भी पढ़ लिए। हम अब पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। किसकी मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी। जल्दी से थोड़ा सा इसको समझ लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी क्या चीज है? मेमोरी जहां पे आप स्टोरेज रख रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, सबको प्रॉपर दिख रहा है ना? अब ध्यान से देखते जाना, क्योंकि फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं तो मिस हो जाएंगी। कंप्यूटर मेमोरी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डेटा तथा निर्देश को संग्रहित या स्टोर करता है। जहां आपका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। मेमोरी में हम किसी भी डेटा को संग्रहित रख सकते हैं और इन्हें दोबारा भी यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वेरी गुड जॉब। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी वो है जो सीधे आपके सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी को डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें यूजर की इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, और इसे इंटरनल या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल कौन सी मेमोरी होती है? इंटरनल होती है रैम रोम, जो कि प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। ये सोचो आज रीडिंग भी करनी है और बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। रैम कैसी होती है? रैम ऐसी होती है। रैम रैम वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है भाई, कोई बता पाएगा? वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसका मतलब वो मेमोरी जो केवल उन डेटा या निर्देशों या उन इंस्ट्रक्शंस को कुछ समय के लिए रखती है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य या प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस का कार्य पूरा होने तक उन्हें खाली करके किसी और कार्य की या प्रोसेस के लिए तैयार करता है। यानी अचानक से कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका जो डेटा है वो खत्म हो जाते हैं। डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए आपको द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रैम क्या है? रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, जो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर डेटा सेव करना है तब हम किसका यूज करेंगे? अगर रैम का डेटा हमें सेव करना है, मान लीजिए हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, रैम है ना, वही हो गया ना, प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हमें उसे सेव करना है, कोई पीडीएफ सेव करनी है, किसमें जाकर सेव करेंगे? द्वितीयक मेमोरी या में जाकर इसको, या सेकेंडरी मेमोरी में जाकर इसको सेव करते हैं। रैम कितने प्रकार की होती है? स्क्रीन पे देखते जाओ, पढ़ते जाओ। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम होती है दो प्रकार की, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। कभी कभी इनके फुल फॉर्म आते हैं, एस रैम और डी रैम। फुल फॉर्म बताइएगा जरा जल्दी से इसके। एस रैम क्या है और डी रैम क्या है? एस रैम फॉर स्टैटिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टैटिक लगता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम डी रैम की तुलना में कम डाटा होल्ड करती है।
एस रैम डी रैम की तुलना में, यानी एस रैम जो है वो कम डेटा होल्ड करती है लेकिन फास्टर होती है। किससे? डी रैम से। ये डी रैम और एस रैम किसके प्रकार है? रैम के। ये कम पावर खर्च करती है। एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ये तेज होती है। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप लैचेस होते हैं जो 4 से 6 ट्रांजिस्टर से बना एक विस्टेबल सर्किट होता है। डी रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। ये एस रैम से धीमा होता है परंतु ज्यादा डेटा होल्ड करती है, यानी इसमें आप ज्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। ये ज्यादा पावर लेती है। यूज्ड इन कैलकुलेटर, वेरी गुड विशाल, बिल्कुल सही। तो एस रैम, डी रैम, इनके फुल फॉर्म और इनसे जुड़ी हुई चीजें। कौन फास्ट है? एस रैम फास्ट है कि डी रैम फास्ट है? किसमें हम ज्यादा डेटा रख सकते हैं, किसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो पहले आपने पढ़ा रोम, अब आप पढ़ेंगे पहले आपने पढ़ा रैम, अब पढ़ेंगे रोम। रोम क्या हुआ? रोम का फुल फॉर्म, इसका पीडीएफ आप सभी को मिलेगा टेलीग्राम पे। सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये कैसे मेमोरी होती है? नॉन वोलाटाइल, यानी कि यहाँ पर जो डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। यहाँ पर आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसका मतलब है मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम में क्या कर सकते थे? रीड एंड राइट कर सकते हैं। यही चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। किसमें हम रीड कर सकते हैं, किसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, किसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और किसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब जरा जल्दी से बताओ, इसमें इसका एक एग्जाम्पल कोई बता सकता है? इसका एक एग्जाम्पल, इसमें परमानेंट आपका स्टोर रहता है। इस मेमोरी में डेटा सिर्फ एक बार ही स्टोर होता है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते। ये स्थायी मेमोरी है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम, एक रोम मेमोरी में स्टोर होती है जिसमें प्रोग्रामर एक बार प्रोग्राम स्टोर करता है, लेकिन कंप्यूटर ऑन होने पर उसको हम सिर्फ क्या कर पाते हैं? रीड कर पाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कितने प्रकार की होती है आपकी रोम? कितने प्रकार की होती है? देखो, बहुत ही यहाँ पर कह दूं आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऊपर ऊपर की बातें पढ़ते हैं, डिटेल हम लोगों को कहीं मिलती नहीं है। बट यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है, आपको बकायदा यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है कैसी होती है रोम। रैम क्या है, कितने प्रकार की होती है, वोलाटाइल कौन है, नॉन वोलाटाइल कौन है, कौन परमानेंट है, कौन टेम्परेरी है। इसके प्रकार है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म, ये हमेशा पूछा जाता है। पी रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ई पी रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ई पी रोम का भी फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाता है। जल्दी से बताते चलिएगा, पी रोम का फुल फॉर्म पढ़ो और आंसर करो। भाई इतना सा आसान काम है कि हम यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना लेते हैं। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी स्थायी हो जाती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, ना ही उसे रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है EPROM। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM का ही एक प्रकार है EPROM, लेकिन इसके डेटा को पराबैंगनी किरण के द्वारा मिटाया जा सकता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ मिटाया जा सकता है इसके डेटा को। किसके डेटा को? EPROM। अब आता है, लेकिन सर्किट से निकलने के बाद ऐसा होता है, इसलिए इसे अल्ट्रा वायलेट मेमोरी भी कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट मेमोरी किसे कहते हैं? EPROM को कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार जिसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। विद्युत आवेश के माध्यम से डेटा को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया रोम कितने प्रकार की है, रैम कितने प्रकार की है। ठीक है, रोम 3 प्रकार की है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। सबके फुल फॉर्म आते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बारी मेंशन भी कर देती हूँ। इनके फुल फॉर्म सबने लर्न करने हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं बात करूँ अभी 2 से 3 साल में, तो कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ से। ठीक है? आए हैं ना दीपशिका? दीपिका आए हैं कि नहीं आए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है, सीपीयू में होती है लेकिन मुख्य मेमोरी नहीं होती है। रजिस्टर मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा को यानी टेम्पररी रूप से डेटा, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ये कितने डेटा स्टोर कर सकता है? 32 बिट से 64 बिट्स तक कर सकता है। सीपीयू की स्पीड रजिस्टर के साइज और उसके नंबर के अनुसार होती है। सीपीयू सेंटर्ड है और सीपीयू की स्पीड अगर हमें जानना है तो रजिस्टर के साइज को ध्यान से देखना होगा। कितने से कितने डेटा को स्टोर कर सकती है? 32 से 64 बिट्स तक कर सकती है। रजिस्टर मेमोरी समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां समझ में आ गया। सबसे तेज मेमोरी होती है लेकिन सबसे छोटी है, यानी सबसे फास्ट है। जैसे एस रैम फास्ट थी, एस रैम फास्ट है, डी रैम फास्ट उतनी नहीं है, लेकिन डी रैम में डेटा बहुत सेव होता है। सेम ऐसे ही रजिस्टर सबसे छोटी है लेकिन सबसे फास्ट है, लेकिन ये मेन मेमोरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैशे मेमोरी, रजिस्टर के बाद आता है कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज मेमोरी है, ये भी फास्ट है। रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में काम करती है। कैश मेमोरी किसके किसके बीच में काम करती है? तो कैशे मेमोरी रही ये किसके किसके बीच में काम करती है? आपकी रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। देख सकते हो, अगर एग्जाम में आए इस पिक्चर को याद कर लेना कि ये किसके किसके बीच में काम कर रही है। मेमोरी, मेन मेमोरी जो कि रैम है और सीपीयू के बीच में। सीपीयू को रैम से डेटा एक्सेस करने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि रैम मेमोरी थोड़ी धीमी होती है। रैम मेमोरी थोड़ी धीमी होती है। सीपीयू के मध्य कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को चेक करता है, उसे एक्सेस करता है। यदि कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो रैम से डेटा को एक्सेस करता है। जिस डेटा की जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है उसे कैशे मेमोरी परमानेंट रूप में स्टोर कर लेती है। सीपीयू को बार बार डेटा रैम से एक्सेस नहीं करना पड़ता। सीपीयू को रैम के पास बार बार ना जाना पड़े, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? कैशे मेमोरी का। इसकी गति बढ़ जाती है अगर हम कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कैशे इज फास्टर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें बार बार रैम पे ना जाना पड़े, उसके लिए रैम को एक्सेस ना करना पड़े, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कैशे मेमोरी का, जो कि आपकी फास्ट मेमोरी होती है और ये रैम और सीपीयू के बीच में बफर का रूप या काम करती है। कैशे मेमोरी के बाद ये जो आप हायरार्की देख रहे हैं, इसको मैं स्टार देना चाहूंगी क्योंकि इस बार भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन था कि ये जो मेमोरी है, ये जो स्टार्टिंग की ऊपर की दो मेमोरी है, इनको हम क्या कहते हैं, और ये जो नीचे की मेमोरीज है इनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ये तीन चीजें ऊपर की तरफ कट गई। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी मेन मेमोरी रैम, कैशे मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप डिस्क आ गया और मैग्नेटिक टेप आ गया। इंक्रीज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है? इंक्रीज इन स्पीड, सबसे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम देखो इधर की तरफ एरो बना है, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। यानी रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी, इनमें कम होती है लेकिन मैग्नेटिक टेप में उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो सबसे फास्ट कौन सी है? रजिस्टर। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा कि इनमें से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, डन। जल्दी से एक बारी वो लोग थम्स अप कर लो जो सच में इस समय जाग रहे हैं और इस क्लास को प्रॉपर देख रहे हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि सो जाते हैं, भाई सोना नहीं होता।
क्योंकि क्लास है इंपॉर्टेंट। किसको लग रही है थम्स अप कर दो भाई, क्लास इंपॉर्टेंट है, किसने किसने इस पीडीएफ को पढ़ना है फटाफट से, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इतनी डिटेल में चीजें है ना कि आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम, ये इमेज अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम हो गई, रैम रोम का टाइप्स आपने देख लिया। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, बाहरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज या सहायक भंडारण, यानी कि जो हमें स्टोरेज करने में और चीजें सेव करने में जो हेल्प करती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर के बंद करने से पहले डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में ही स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी डेटा को स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है चीजें, उसमें क्या था? शॉर्ट टाइम के लिए, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए। सेकेंडरी मेमोरी में आप परमानेंट स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, कोई आपने डेटा लिया, आपने क्या किया? उसको पेन ड्राइव में सेव कर दिया, करते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, बनते हैं क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस बनेंगे। अभी एमसीक्यूज भी होगा जिसको आपने सॉल्व करना है, भूलना नहीं है, सॉल्व करते चलना है। इसलिए जो भी चीज आपके सामने है उसका बेनिफिट लीजिए। अगला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सीपीयू द्वितीयक मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। सीपीयू जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है। सेकेंडरी मेमोरी को इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, डायरेक्ट नहीं करती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से। पहले मेन मेमोरी में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फिर मुख्य मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा के अनुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है, यानी जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यह एक अस्थायी भंडारण है, यानी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। ठीक है, इसकी जो साइज है क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अब कौन कौन सी होती है? पहले आती है मैग्नेटिक टेप। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसा डेटा स्टोरेज जिसके डेटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है। इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसी डेटा स्टोरेज है जिसके डेटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है। मैग्नेटिक टेप एक पतली लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है जिस पर चुंबकीय यानी मैग्नेटिक लेयर होती है, उस परत पर डेटा को सेव किया जाता है। यह क्रमिक एक्सेस मेमोरी यानी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। कौन? मैग्नेटिक टेप, जिसके डेटा को क्रम से पढ़ा जा सकता है, यानी सीक्वेंस होता है इसका, जिसमें डेटा को एक से अधिक बार स्टोर और पढ़ा जा सकता है। दोबारा डेटा स्टोर करने पर पुराना डेटा खत्म हो जाता है। तो दोबारा डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो तो पुराना डेटा अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये क्या होती है? आपकी मैग्नेटिक टेप। फिर आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी के डेटा को उसके एड्रेस के द्वारा सीधा पढ़ा जा सकता है। अब देखो, मैग्नेटिक तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये डिस्क है और ये टेप है। एग्जाम में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, और जनरली जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं ना आईसीटी, इन दोनों का डिफरेंस जानते ही नहीं है। 90% समझ ही नहीं पाते, उनको ये लगता है मैग्नेटिक टेप की बात हो रही है। जब मैग्नेटिक डिस्क पूछी जाती है तो उनको लगता है टेप की बात, और वहीं जब टेप की बात पूछी जाती है तो वो डिस्क समझते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है? सिक्वेंशियल है। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, यानी मेमोरी के डेटा को उसके एड्रेस द्वारा सीधे यानी इंडेक्स नंबर द्वारा सीधे पढ़ा जा सकता है। कौन सी मेमोरी? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने, राइट करने, रीड करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। यह एक चुंबकीय यानी मैग्नेटिक कोडिंग से कवर किया जाता है। यह डिस्क अपने अंदर डेटा को ट्रैक्स, स्पोर्ट्स और सेक्टर्स के रूप में सेव करती है। समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक टेप क्या है?
जो क्रम में चल रहा है, डेटा को क्रम में पढ़ सकते हैं, सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, और जब हम दोबारा डेटा को सेव करते हैं तो पुराना डेटा अपने आप खत्म हो जाता है। सेम ऐसे ही जब मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, राइट रीड कर सकते हैं। इसमें मैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक कोडिंग से कवर किया जाता है। और इस डिस्क में हम क्या क्या सेव कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में हम क्या क्या चीजें सेव कर सकते हैं, कौन बताना चाहेगा? ट्रैक्स, स्पॉट्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एचडीडी क्या चीज है? हार्ड डिस्क, पर्सनल कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म बताते चले भाई, जिसको जेआरएफ लेना है, जिसको लगता है कि भाई हम एग्जाम देने जाएं तो मेरे पास सर्टिफिकेट उसका आना चाहिए, मेरे पास उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वो लोगों से मैं जो भी पूछ रही हूँ ना, आप लोगों ने बिना सोचे फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो। स्क्रीन पे सबसे अच्छी बात क्या है ना, स्क्रीन पे आपको सारे आंसर मिल रहे हैं, आपने सिर्फ उसको पढ़ना है और आंसर करना है, अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत। अलग से कुछ कहा ना, मैंने कुछ नहीं करने के लिए कहा, मैंने कहा हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी पर्सनल कंप्यूटर का एक मैग्नेटिक डिस्क है, जिसे हम हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप से जानते हैं। ये एक स्थायी यानी नॉन वोलाटाइल है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लंबे समय तक संग्रहित करती है, यानी अगर हमें डेटा को लॉन्ग टाइम तक सेव करना है, देन वी यूज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। If we want to save our data permanently, then we use primary memory और secondary memory, secondary storage device। ठीक है, जो डेटा को लंबे समय तक सेव करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा सप्लाई बंद करने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता, यानी यहाँ पे आपका डेटा नष्ट नहीं होता है, ज्यादा समय तक ज्यादा डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये आपके सामने है। हार्ड डिस्क ड्राइव किससे बनी होती है? अगर मैं पूछूं ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है एल्युमिनियम से। ये डिस्क धातु यानी एल्युमिनियम से बनी है, जिस पर चुंबकीय लेप चढ़ा होता है। डिस्क की सतह ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित होती है, यानी हार्ड डिस्क में जो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क की जो लेयर है उसमें ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर, ट्रैक्स और सेक्टर, जबकि उसमें क्या क्या था, ट्रैक सेक्टर सब चीजें थी। इसमें प्रत्येक सेक्टर की साइज 512 बाइट्स होती है। हम लोग कहते हैं ना कि मैम पता नहीं किधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किधर से ये लोग डीपली पूछ रहे हैं। ये अगर इसको पढ़ लिया ना, इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दोबारा मेमोरी के बारे में सोचने की जरूरत है। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क ये क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और इन्हीं के टाइप हैं आपके एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज के। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी है। इस बार यहां से जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस है। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्टिकल डिस्क किसका बना होता है भाई? पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक का बना होता है, और ये डेटा को स्टोर करने, एक्सेस करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है। ये आमतौर पर सपाटी और गोलाकार होता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। कितने प्रकार का होता है ये? पहला होता है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? और थर्ड है ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से होते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, पढ़ लेना पीडीएफ को और अच्छे से। पहला है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सेकंड वन इज डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये क्वेश्चन मैंने भाई स्टार दिया है तो समझ जाओ एग्जाम में कितना पूछा जाता होगा ये। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क,
ये सब चीजें क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, डायरेक्ट एक्सेस करा जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी है ये। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के बाद आगे बढ़ते हैं, सीडी के बारे में जानते हैं। पहले किसके बारे में जानेंगे? सीडी के बारे में। सीडी कितने प्रकार की होती है? सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी रॉ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। चलो थोड़ा सा इसके बारे में फटाफट से पढ़ लो, जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही ले। सीडी क्या चीज है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क का एक सेकेंडरी डायरेक्ट एक्सेस है, जिसमें हाई इंटेंसिटी के साथ लेजर बीम डाल करके, लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, लो इंटेंसिटी पर पढ़ा जाता है। सीडी तीन प्रकार की होती है। सीडी रोम का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो मतलब पता ही है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। सीडी रोम यानी जहां पे आप डेटा को रीड कर सकते हैं, डिस्क को रीड कर सकते हैं। सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का तो फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, आर फॉर रिकॉर्डेबल। इस प्रकार के डिस्क में डेटा को एक बार ही स्टोर किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। इसे वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी सीडीआर को एक और नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है? वॉर्म। राइट वंस रीड मल्टीपल, यानी एक बार लिखिए लेकिन पढ़िए बार बार। सीडीआर को दूसरा किस नाम से जाना था? वॉर्म। ठीक है, वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मल्टीपल। सीडीआरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। रिकॉर्डेबल में हम एक बार लिख सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। सीडी रो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, इस प्रकार के डिस्क में डेटा को खत्म करके दोबारा से स्टोर यानी राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। डीवीडी, पहला था सीडी, फिर आया डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी साइज कितनी होती है? 4.7 जीबी से 17 जीबी तक होती है। डीवीडी को डिजिटल वर्साटाइल डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। ऑप्टिकली की तो बात करी ना, इसमें डबल लेयर की पिट्स होती है। ठीक है, पढ़ना आपका काम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रही हूँ। ब्लू रे डिस्क क्या है और फ्लैश मेमोरी क्या चीज होती है? ब्लू रे डिस्क गोलाकार सीडी डीवीडी की तरह की ही होती है। ये भी एक द्वितीयक स्टोरेज है, डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करती है। ये ब्लू वायलेट यानी अल्ट्रा वायलेट जो ब्लू वायलेट किरणें होती है उनका इस्तेमाल करती है। ये सिंगल लेयर में 25 जीबी, डबल लेयर में 50 लेयर जीबी लेयर की होती है। फ्लैश मेमोरी एक स्थायी यानी नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसको डेटा को बनाए रखने के लिए इसे निरंतर पावर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पावर की आवश्यकता लगातार बनाने के लिए नहीं होती। बिजली की आपूर्ति को हटाए जाने के बाद डेटा को हाई वोल्टेज पर मिटाया या लिखा भी जा सकता है। यह हार्ड डिस्क से महंगी होती है। फ्लैश मेमोरी, इसका प्रयोग कार, कैमरा, ऑडियो वीडियो प्लेयर, मोबाइल फोन में किया जाता है। माइक्रो एसडी पेन ड्राइव इसके उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी आज ही सॉल्व किया योग्यता। फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल कौन बताना चाहेगा? एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी, माइक्रो एसडी पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इसे लगातार पावर की जरूरत नहीं होती है। इसको हाई वोल्टेज पे इसको क्या किया जा सकता है? इस पे जो राइट किया गया है उसको या तो लिखा भी जा सकता है या इसको हटाया भी जा सकता है। ये हार्ड डिस्क से महंगी होती है। एसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव सब जानते होंगे आई थिंक सब इसके बारे में। पेन ड्राइव को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पेन ड्राइव को दूसरा नाम है थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव। पेन ड्राइव के जो अदर नेम्स है वो कौन कौन से हैं? थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव। ये अंगूठे के आकार की छोटी पोर्टेबल डिवाइस होती है। पेन ड्राइव का मुख्य कंपोनेंट फ्लैश मेमोरी होने के कारण इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी एक खास मेमोरी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के पास ना होने की स्थिति में भी डेटा को रोके रखती है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुत ज्यादा किया जाता है। पेन ड्राइव ईईपीरोम का एक उदाहरण है। ये फ्लैश मेमोरी भी है, यूएसबी ड्राइव भी है, फ्लैश ड्राइव भी है, थंब ड्राइव भी है, और
ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का भी एक उदाहरण है। पेन ड्राइव, समझ गए? आगे बढ़े। मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड एक डिवाइस है जो डिजिटल फाइलों को स्टोर और ट्रांसफर करने का तेज और आसान तरीका है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी होता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड भी समझ में आ गया होगा। मेमोरी कार्ड जनरली सभी लोग जानते हैं, मोबाइल फोन में डिजिटल कैमरा, पीडीए, इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है ये। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट मीडिया कार्ड। ठीक है, स्मार्ट मीडिया कार्ड की खोज किसने की थी? ओलंपस फूजी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल होने वाली बहुत कॉमन चीज है। स्मार्ट मीडिया कार्ड कहाँ यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस समय जो एग्जाम है ना, उसमें कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। और ऐसे में जितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही एग्जाम देने में मजा आएगा। डिजिटल कैमरा में यूज होने वाली स्टोरेज मीडिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। पेन अच्छा है, चलो बढ़िया है भाई। सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी एसडी कार्ड। एसडी कार्ड क्या चीज है? एसडी कार्ड का उपयोग डिजिटल कैमरा या डीएसएलआर कैमरे में किया जाता है। ठीक है, सिक्योर डिजिटल कार्ड या एसडी कार्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसडी कार्ड के बाद आया एसएसडी। एक हमने हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ी थी, फिर आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कोई बात नहीं छोटी, पढ़ते चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। पहली हमने पढ़ी थी एचडीडी, जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। अब आता है एसएसडी। एसएसडी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। ये एचडीडी से ज्यादा तेज होता है। एचडीडी एचडीडी का डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, तो एचडीडी एचडीडी दोनों ही सेकेंडरी हैं, लेकिन ये एचडीडी से ज्यादा तेज और महंगा है। इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। किसमें? सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसडीडी, इसका फुल फॉर्म आता है हमेशा। इसका उपयोग कंप्यूटर की गति थोड़ी बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कंप्यूटर की अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एसएसडी का यूज कर सकते हैं। एचडीडी की तरह इसमें भी डेटा को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, नेचुरल सी बात है, उसमें हम किसका यूज करें भाई? डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। तो यहाँ पर इनके भी फुल फॉर्म और क्या होती है ये समझ लो। जब हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है, तो आगे तो हमें टेंशन ही नहीं होनी। फिर आती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी दिसंबर 2023 और जून 2024 दोनों में पूछी गई थी। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि हार्ड डिस्क की खाली जगह में होती है। जब हम एक साथ कई प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होते हैं वही रैम में स्टोर होती है, और बाकी एप्लीकेशन जो होती हैं वो वर्चुअल मेमोरी में रन हो रही है। यानी जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम या एप्लीकेशन को हमने ओपन किया हुआ है, सिर्फ वही रैम में स्टोर होती है और बाकी की एप्लीकेशन वर्चुअल मेमोरी में रहती है और रैम में आने को तैयार रहती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, समझ में आ गया? जिसको फटाफट से एक बारी थम्स अप कर दीजिए। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? आ गई समझ में? पल्ले पड़ा कुछ की नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा कुछ की नहीं पड़ा भाई? ये तो पता लगे कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। क्या समझ में आया, क्या पढ़ा हमने? आ रहा है ना समझ में? इसके बाद ये पीडीएफ भी मिलेगी, पढ़ लेना अच्छे से। तो बाइट की बात करते हैं तो सबसे छोटी हमारी मेमोरी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी मेमोरी की जो इकाई है उसका क्या नाम है? सबसे छोटी, चलो भाई देखो और बताओ। सबसे छोटी होती है नीबल। 2 नीबल इज इक्वल टू 8 बिट। याद करना है इसको सबने। इक्वल टू 1 बाइट। एक बाइट इक्वल टू होती है 8 बिट के, और 8 बिट इक्वल टू होती है नीबल के। तो सबसे छोटी इकाई आपके कंप्यूटर की नीबल। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट, यानी 8192 बिट्स।
एक मेगाबाइट 102 किलोबाइट, यानी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये सब चीजें आपकी होती जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर में किसी अक्षर को दर्शाने के लिए हम 8 बिट या 1 बाइट की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी कैरेक्टर को या अक्षर को दिखाना है तो कम से कम हमें 8 बिट की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट मानी जाती है। खाली स्थान भी जगह घेरता है इसमें, यानी स्पेस अगर हम दे रहे हैं तो उसको भी माना जाता है। एक बाइट द्वारा कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो भाई, क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, तो अब हमने पढ़ लिया है मेमोरी, अब क्वेश्चन आ गया, फटाफट से आंसर करो। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? Upon switching off the power, the type of memory that readily loses data is classified as। वेरी गुड पूनम, सही आंसर। आसानी से जो खो दे, वोलाटाइल मेमोरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। सब पढ़ लिया भैया, दिमाग में आज तो तुम लोगों ने सबने एकदम बिठा लिया है, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वीडियो को लाइक भी करते जाओ भाई, फटाफट से। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्राइमरी मेमोरी रैम, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ा है आपने, लेकिन साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन बाद में भी पढ़ लीजिएगा। अभी मैं काफी थ्योरी करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अभी सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए। इनमें से कौन कौन सा रोम का वर्णन करता है? थैंक यू आशु। एग्जाम आपके देखो जनवरी में होने के चांसेस हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड ओन मेमोरी, रीड अदर मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट है, छा गए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक बारी ये देख लो, एक बारी इसको भी देख लो, पूरा बिठा लो अपने दिमाग में। प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइस कौन कौन सी होती है और प्राइमरी डिवाइस कौन सी होती है? तो प्राइमरी में आपका स्थाई यानी नॉन वोलाटाइल आ गया, और वोलाटाइल आ गया रैम, रोम, कैशे मेमोरी आ गया, कैश आ गया। तो पी रोम हो गया, रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी अस्थाई यानी वोलाटाइल हो गई। वहीं आपकी सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम, सीडी आर राइट यानी डब्ल्यू, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और पेन ड्राइव। इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जांपल आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं या फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्राइमरी में आएंगी, कौन कौन सी सेकेंडरी में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितने पे थे भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। आशु क्लास में लेके आते हैं मैसेज करके, अरे वाह आशु, वेरी गुड। कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि रैम की विशेषताओं का वर्णन करता है, यानी रैम कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंसिव, वोलाटाइल एंड फास्ट एक्सेस। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है रैम, वोलाटाइल होती है एंड फास्ट एक्सेस होता है। इनकी ये यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, एक्सपेंसिव है, वोलाटाइल है, ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो डेटा होता है कैसे रहता है, तेज होता है, क्या होता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आंसर करते चलिए। अंडरस्टैंड करके ही क्वेश्चन को आंसर करो।
आईसीटी के ये क्वेश्चन, इनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्जाम में। वह समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस टाइम। एक डिवाइस को डेटा, इंस्ट्रक्शन लोकेट और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल मेमोरी भी आप लोगों को आई होप कि अब समझ आ चुका होगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। सारी मेमोरी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने है, साइज भी यहाँ पर बताए हैं, उनको एक बारी पढ़ लेना आराम से। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के कौन से में स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रख सकती है? नॉन वोलाटाइल। क्वेश्चन नंबर 6 एंड करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है डी, नॉट पावर्ड, यानी चालू ना होने पर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों होते हैं, इनमें से क्या? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी और डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, सुमिता ऑप्शन दिया है आपने बी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम, ईईपी रोम दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको डेटा को रैंडमली पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। अ वेरिएंट ऑफ विच इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी क्या कहलाता है? वर्चुअल, कैशे मेमोरी, ईईपी रोम या रैम? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईईपी रोम। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल है, मुख्य प्राथमिक मेमोरी है जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखिए ईईपी रोम को हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कहा था ना फुल फॉर्म आते हैं, तो भाई आंसर करिए फुल फॉर्म का। क्या हुआ सोनम? मजा आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर इसको पढ़ लिया ना, ये मान के चलो आज की ये जो पीडीएफ, आज की ये जो क्लास हो रही है, इसमें से आपका पक्का नंबर आएगा, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। बस पढ़ना आपका काम है, फिर चाहे वो मैचिंग में आए, फिर चाहे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आए, कैसे भी आए, खुद आके आप लोग बताओगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, इसे हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं और फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दीपिका, आशा, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 10, locality of data, locality of reference, locality of memory, locality of memory and reference. Question number 10, correct answer is ऑप्शन नंबर बी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की स्थिति। बस हो गए ओवर कॉन्फिडेंट, सही कर रहे थे, सही करते करते गड़बड़ा गए भाई। सही आंसर है बी,
रेफरेंस की स्थिति, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है? रेफरेंस की स्थिति पे। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करिए। मतलब होता है ना क्रिकेट मैच में कि अगर स्टार्टिंग के विकेट गिर जाते हैं तो बाकी फिर जितने भी बड़े से बड़े प्लेयर हो वो भी गिरते जाते हैं। सेम चीज आज तुम लोगों ने करी है। मोस्ट वेलकम सोनम। बस आप लोगों का यही प्यार है ना, जो इसी वजह से इतने अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इनमें से कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? अभी मैंने आपको बताया था सीपीयू की गति बढ़ानी हो तो हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर डी, कैश मेमोरी का। क्योंकि क्या करती है ना, ये सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है। यानी ये सीपीयू को रैम तक जाने में टाइम लगता है तो वो क्या करता है, पहले कैश मेमोरी से ही जितनी चीजें होती हैं वो ले लेता है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वैपिंग। स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रक्रिया को अस्थायी या टेम्पररी रूप से मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में स्वैप किया जाता है, तो उस मेमोरी को अन्य प्रक्रियाओं के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है, स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। आपको लगाना है इनको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 यानी जो कम है, स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को लगाइए स्टोरेज साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया था ना, साइज के अकॉर्डिंग, यानी जिसका साइज कम है उसको पहले लगाइए और बाद के बाद को। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13, 23 नहीं है रेनू। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सीपीयू रजिस्टर, एस रैम, कैशे, डी रैम और सेकेंडरी मेमोरी स्पीड के अकॉर्डिंग सही आंसर सी। स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है, लेकिन यार यहाँ तो इन्होंने, अच्छा स्टोरेज साइज के हिसाब से, हाँ किसमें आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, किसमें आप ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यही चीज तो पूछी है इन्होंने। ठीक है ना, यहां तक आ गया सबको समझ में? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसमें ज्यादा मात्रा में, अब जो फास्ट मेमोरी है नेचुरल सी बात है उसमें डेटा कम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। बस मेंबरशिप मत लेना तुम लोग, है ना, हम सब कुछ करते रहे, तुम लोग कभी मेंबरशिप नहीं लेना। ये नहीं कि लाओ चलो मैम की हम भी थोड़ी हेल्प कर दें। बहुत बढ़िया। चलिए,
ध्यान से देखते चलो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से एक बार जिन्होंने भी लाइक नहीं किया भाई जल्दी से लाइक कर दो जिसको भी आंसर देखना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। सबसे तेज प्रति यूनिट और सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे महंगा इनमें से कौन सा है? इनमें से सबसे तेज और सबसे महंगा कौन सा है? यही चीज यहाँ पर पूछी गई है आप लोगों से। ये चीज याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी आप लोगों से। ठीक है, सबसे तेज रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, फिर आ गई रैम, फिर यूएसबी, हार्ड डिस्क और फिर लास्ट में आती है मैग्नेटिक टेप। अब सबसे धीमा होता है और सबसे सस्ता माना जाता है मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क हो गया, और सबसे तेज और सबसे महंगा माना जाता है रजिस्टर, कैशे मेमोरी और रैम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है उस हिसाब से लगाना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, या कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में लगाइए भाई। यहां पर मैंने टेलीग्राम की, वेबसाइट की और व्हाट्सएप चैनल की तीनों लिंक यहां पर डाल दी हैं। जिसको भी जुड़ना हो भाई जुड़ सकता है। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिंक पे आपको ये पीडीएफ भी मिलने वाली है। वेबसाइट पे अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15, सबसे फास्ट, सबसे धीमी गति, सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी गति, तेज से धीमी तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर सी। वेरी गुड दीपशिका। तो सही आंसर है यहाँ पे कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी किस में आएगी? प्राइमरी में आएगी। वही मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। तो कैशे मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये क्या हो गई आपकी? फास्ट मेमोरी हो गई। ये जो हायरार्की है ना, मेमोरी हायरार्की, स्पीड के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से, मैंने अभी इसी पीडीएफ में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसको दिमाग में बिठा लेना। क्वेश्चन नंबर 16, जो पढ़ाया है वही पूछा जा रहा है। कौन सा उपकरण कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर? संग्रहण वाला, स्टोरेज, इसमें से किसमें स्टोर कर सकते हैं? आते हैं ना इसमें से क्वेश्चन दीपशिका। तो यानी हम जो चीज कर रहे हैं, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दिशा हमारी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही जा रही है। राइट है ना? तो क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हमारे स्टोरेज के यहाँ पर हमारे टूल्स हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच्ड टेप, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया है, वॉर्म, कितनी बार आया है आपके क्वेश्चन पेपर में? वॉर्म का फुल फॉर्म बताइए। हमारी क्लास होने में 5-10 मिनट का टाइम जरूर लगेगा, बट जब आएगी ना तो आप लोग को खुद उसकी वैल्यू समझ में आएगी। आपको खुद समझ में आएगा कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो क्लास आपको दी जा रही है, उसकी वैल्यू है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार लिखिए लेकिन बार बार पढ़िए। एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में आता है। लेजर बीम की सहायता से डेटा को राइट किया जाता है। इसमें डेटा राइट करने के बाद उसको अनेकों बार रीड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई यानी पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया जो समय है वो किस रूप में जानना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए
देखते हैं जल्दी से, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस टाइम। ठीक है, in the context of computer, the time taken to receive data from a storage device or to obtain data from peripheral unit is known as a access time. क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? Which is not a secondary storage device? क्वेश्चन नंबर 19, और इस क्वेश्चन का सही आंसर, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है डी रैम। बिल्कुल सही है, डी रैम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेनेशन सबके प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन कंप्यूटर CDRW इज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सबके फुल फॉर्म तो जो है वो तो लर्न कर ही लेना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD रॉ यानी कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर रीराइटेबल एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्रारूप है जो डिस्क पर रिपीटेड रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है। CDRW फॉर्मेट को 1997 में फिलिप्स और सोनी की ऑरेंज बुक के पूरक के रूप में भी पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से जिप ड्राइव का उदाहरण कौन सा है? जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, CD DVD, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड? और इस क्वेश्चन का सही आंसर, डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी, CD DVD। CD एंड DVD दोनों ही जिप ड्राइव के उदाहरण हैं और इनकी भंडारण यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटिंग में एक निबल किसके बराबर होता है? तुक्का राइट हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, हालांकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मुझे। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट। 4 बिट के बाद यहाँ पर एक निबल इक्वल टू कितना होता है? 4 बिट। 1 बिट इक्वल टू 0 या 1, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, और बाकी सीरीज आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले ये आप मेमोरी है, इसको सब लोग एक बार याद कर लेना, कितने को क्या कहते हैं, है ना। 1024 बाइट है तो कितने किलो बाइट होगा, या 8 बिट है तो वो कितने बाइट होगा, 4 बिट है तो वो कितना होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपकी मेमोरी के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, देखो अब ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। 23 क्वेश्चन नंबर, जिसको नहीं आता है वो याद कर ले, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट।
निम्नलिखित को आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा। जय श्री राम। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड फिर आएगा टेराबाइट। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब अगर मान लो मैचिंग में दे दिया गया तब क्या करेंगे, अतः माझी सटकली हो जाएगी फिर तो। अब आंसर करिए इस मैचिंग का। 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी करें, 13 सेकंड बचे हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। बिट 0 to 1, निबल 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट्स, 1 गीगाबाइट सोचो कितनी बाइट हो गई, और 1 मेगाबाइट इतनी बाइट हो गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केवल निबल और बाइट को भी निकाल लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले सेम चीज है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अगर मेमोरी आज के टाइम में पूछी जाए तो कौन सी है, ब्रोंटोबाइट। सबसे ज्यादा पहले योटोबाइट था, अब है ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट, ठीक है, पहले योटाबाइट था, अब योटाबाइट से आगे ब्रोंटाबाइट। क्वेश्चन नंबर था 24 के बाद, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। जिसको भी ये पीडीएफ पढ़नी है, ये डिटेल है, आप लोगों को अभी प्रॉपर नहीं दिख रही होगी बट बाद में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन 24 मैंने करा दिए हैं, पूरी की पूरी कंप्यूटर मेमोरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, वो क्वेश्चन करा दिए, एमसीक्यूज करा दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कल लेंगे क्लास आप लोगों की, और उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने अभी क्लास का फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्लास कैसे लगी। और साथ ही भाई बार बार कहना पड़ता है, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 299 से मेंबरशिप ले लीजिए दिसंबर 2024 की। आपको सिर्फ एक बार लेनी है, यानी वन टाइम लेनी है। उससे क्या होगा, एक तो कंटेंट वैल्यू होगी और मेरे को भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 299 का जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया है, जल्दी से हमारे जो यूपीआई आईडी है divya.gautam16@, ओके एसबीआई में जा करके 299 का मेंबरशिप ले लीजिए। और जैसे ही मेंबरशिप ले, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी यहाँ पर मेंबरशिप अपडेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर भाई इसकी भी जरूरत है, मेंबरशिप की भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हेल्प करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। साबिया बिल्कुल, अभी मैं क्विज स्टार्ट कर रही हूँ, वहां पर भी, टेलीग्राम पर भी। मिलते हैं आपसे। भाई मेंबरशिप लोगे कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो यार, बार बार कहना पड़ता है। बहुत सारे लोग ले भी चुके हैं, जिनको भाई लगता है कि जेआरएफ निकालेंगे, जिनको लगता है कि हमें जेआरएफ निकालना है। भाई जेआरएफ के लिए तो इतना तो बनता ही है, सिर्फ 299, ठीक है। जिसको जेआरएफ चाहिए बिना कहे आज ही मेंबरशिप लेंगे, फटाफट लेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ 299। बस ये समझ लेना कि बस आज हमने मोबाइल रिचार्ज कराया है, ठीक है। चलो, अगली बार बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अगली की जो हमारी क्लास होगी वो और अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये पीडीएफ टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों से ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल दोपहर में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।